Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and we are going to continue with our cell biology series, and this is the lecture 2 of this series where we are going to study the plasma membrane, its structure and its function. In the previous lecture, we have already covered the structure of the cell in prokaryotes as well as in eukaryotes. Now we will be starting with the plasma membrane. So let's begin. Firstly, the different topics we need to cover in this portion or in this lecture are membrane structure and models, composition of membrane and membrane function. Firstly, let's discuss something about our plasma membrane. Firstly, okay. Plasma membrane, as we know, is the outermost boundary of our cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल की एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है. तो जैसे हमारे घर में आउटर मोस्ट बाउंड्रीज जो वॉल्स हैं उनका काम क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करके रहना. सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इट प्रोटेक्ट्स द सेल. तो अगर हम कंपेयर करें तो हम यही सोचेंगे जैसे कि वॉल को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थिक होना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बहुत ही थिक होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a very thin structure. Plasma membrane is a very thin structure, ultra thin structure with, it's a very ultra thin structure with a thickness of only 5 to 9, thickness of 5 to 9 नैनोमीटर. अल्ट्रा थिन, वेरी वेरी थिक, बहुत पतली है और 5 to 9 नैनोमीटर की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और दूसरी प्रॉपर्टी, एज वी नो, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक असेंबली है लिपिड्स, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की. असेंबली क्या है? लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एक असेंबली है. दैट इट इज मेड अप ऑफ lipids. Plasma membrane is made up of lipids, proteins and carbohydrates. तो क्या ये असेंबली जो है, क्या ये डायनामिक है या स्टैटिक है? जो असेंबली है दैट इज डायनामिक. यहाँ पे डायनामिक मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. इसमें जो लिपिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं. दैट इज वाई योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डायनामिक. नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, दैट इज जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो अल्ट्रा थिन है. आपको एक चीज और याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is not visible under light microscope. Plasma membrane is not visible under light microscope. तो दो जर्नल चीजें हमने पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या है? फर्स्टली हमें ये पता है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ योर सेल विच सेपरेट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल. आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो अंदर और बाहर सेल को सेपरेट करती है, एक्सटीरियर से सेपरेट करती है. अल्ट्रा थिन है, बहुत ही पतली है, जिसकी थिकनेस 5 to 9 नैनोमीटर की है. क्या है? असेंबली है, मतलब यहाँ पे लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ मिलके आपकी मेम्ब्रेन को बना रहे हैं.
डायनामिक स्ट्रक्चर है बिकॉज इसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट्स हो रही हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. हम अपने पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मॉडल्स. ये मॉडल्स क्या बताएंगे? ये मॉडल्स बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है. वी ऑल नो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं. लेकिन उससे पहले भी कुछ मॉडल्स आए जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है. सो हम उन्हीं मॉडल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करने के लिए मॉडल्स थे, दैट वर ओवर्टन मॉडल, एरविन लैंगमुर मॉडल, गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल, डेवसन एंड डेनिले मॉडल, रॉबर्टसन एंड फाइनली मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. तो हम सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओवर्टन मॉडल. फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज ओवर्टन मॉडल. तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि आपके यहाँ तक दीज मॉडल्स, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं. दैट इज आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ओवर्टन मॉडल ने क्या स्टेट किया या इनमें से किसी मॉडल ने क्या स्टेट किया, लेकिन इनसे रिलेटेड जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे वो आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस में यूज करोगे. So let's see one by one. ओवर्टन मॉडल, ओवर्टन ने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक डिसॉल्व्स लाइक को उन्होंने यूज किया. ओवर्टन यूज द कॉन्सेप्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक कि अगर पोलर सल्यूट है तो वो पोलर में मिक्स होता है और नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में मिक्स होता है. तो उन्होंने ये स्टेट किया, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को बहुत आसानी से पास करना है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को बहुत आसानी से पास करना है तो उसका कंपोजिशन मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होना चाहिए. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तभी सेम चीज़ें ही सेम को फेवर करती हैं. तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को आसानी से क्रॉस करना है तो उसका कंपोजिशन जो होगा वो मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट रूट हेयर्स लिए. प्लांट रूट हेयर्स लिए और उनको अलग अलग सॉल्वेंट्स में रखा. ओवर्टन ने क्या किया, उन्होंने प्लांट रूट हेयर्स लिए और उनको अलग अलग सॉल्यूट्स के साथ रखा. तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट्स थे वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे. आई एम रिपीटिंग अगेन, उन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज किया लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो अगर किसी चीज को मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है तो उसका कंपोजिशन मेम्ब्रेन से सिमिलर होना चाहिए. तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सपेरिमेंटली किया, उन्होंने प्लांट रूट हेयर्स लिए और उनको अलग अलग सॉल्वेंट्स में प्लेस किया, सॉरी सोल्यूट्स में प्लेस किया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लिपिड सॉल्युबल थे वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे. लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, लिपिड सॉल्युबल solutes could easily cross membrane.
तो अब अगर लिपिड सॉल्युबल क्रॉस कर पा रहे थे, दैट मींस मेम्ब्रेन का कंपोजिशन लिपिड्स है। तो उन्होंने इसी बेसिस पे कंक्लूड किया कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने, ओवरटन कंक्लूडेड कि जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लिपिड की एक कोटिंग है, जिसकी वजह से लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट्स आसानी से पास कर पा रहे हैं। सो जो कंपोजिशन है आपकी मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज लिपिड्स। तो ही कंक्लूडेड दैट membranes have a coating of membranes have a coating of lipids and, और ये लिपिड्स किसके बने हुए हैं, and these lipids are made of cholesterol and lecithin. कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। मैं एक बार दोबारा ओवरटन मॉडल रिपीट कर रही हूं। ओवरटन ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि पोलर जो हैं वो पोलर में डिजॉल्व करते हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व करते हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि अगर किसी चीज को मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है तो उसका कंपोजिशन मेम्ब्रेन जैसा होना चाहिए। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने प्लांट रूट हेयर्स लिए और उनको अलग अलग सोल्यूट्स में प्लेस किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लिपिड सॉल्युबल सोल्यूट्स थे वो बहुत आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे थे। दैट मीन्स मेम्ब्रेन का कंपोजिशन लिपिड्स है। उन्होंने कंक्लूड किया कि तो जो मेम्ब्रेन है they have a coating of lipids and these lipids are made up of cholesterol and lecithin. So this is about the Overton model. Next model we have Irwin Langmuir. Next is Irving Langmuir model. इरविंग लैंगमुर मॉडल स्टेट करता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स हैं वो मोनोलेयर्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। इरविन लैंगमुर मॉडल स्टेट्स दैट membranes are monolayers made of amphipathic molecules. एंड एज वी नो एम्फीपैथिक है तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स होंगे। तो उन्होंने बोला अगर एम्फीपैथिक है तो इस केस में एम्फीपैथिक है तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज डायरेक्टेड towards water and hydrophobic, as we say, is directed away from the water. Hydrophobic part is directed away
from water. Okay. So this is what Irwin Langmuir model stated. Membranes are monolayers which are made up of amphipathic molecules. Amphipathic है तो hydrophobic, hydrophilic दोनों parts होंगे. तो hydrophilic as we know will be directed towards water and hydrophilic will be away from the water. So next model is गॉटर-ग्रेंडल मॉडल. एक गॉटर-ग्रेंडल मॉडल जो था, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्टेट किया, गॉटर-ग्रेंडल मॉडल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्टेट किया कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बायलेयर हैं. गॉटर-ग्रेंडल मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम गॉटर-ग्रेंडल मॉडल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्टेट किया कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स हैं वो बायलेयर हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तक पहुंच ही गए ना, बायलेयर्स हैं. लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेड मॉडल क्यों नहीं है? ये एक्सेप्टेड मॉडल इसलिए नहीं है कि इन्होंने प्रोटीन्स के बारे में और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं मेम्ब्रेन की, फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, उसको डिस्कस नहीं किया था. सो ये इनका ड्रॉबैक था. और बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने काम किया था इरिथ्रोसाइट्स पे. इन्होंने क्या किया, इरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन से लिपिड को निकाला. आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उससे लिपिड्स को निकाला और उसका सरफेस एरिया मेजर किया और उससे इन्होंने पता लगाया दैट योर मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर. गॉटर-ग्रेंडल मॉडल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्टेट किया कि जो मेम्ब्रेन्स है वो बायलेयर हैं, लेकिन इन्होंने प्रोटीन्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया और ना ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो मेम्ब्रेन की हैं उनको डिस्कस किया. लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरबीसीज में से, आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उससे लिपिड्स को निकाला और उन लिपिड्स की सरफेस एरिया को मेजर करते हुए ये प्रिडिक्ट किया कि मेम्ब्रेन आर बायलेयर. सो वी से गॉटर-ग्रेंडल मॉडल स्टेटेड दैट द मेम्ब्रेन्स आर बायलेयर. मेम्ब्रेन्स आर बायलेयर्स. तो क्या ड्रॉबैक है? दे डिड नॉट डिस्कस अबाउट द protein. Did not discuss about proteins. इसी के साथ सीरीज में नेक्स्ट मॉडल जो आया, डेवसन-डेनिले मॉडल. नेक्स्ट मॉडल जो आया दैट वाज डेवसन-डेनिले मॉडल. डेवसन-डेनिले मॉडल ने एक्सटेंड किया था गॉटर-ग्रेंडल मॉडल को. उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हमने अभी देखा गॉटर-ग्रेंडल मॉडल ने कहीं स्टेट नहीं किया प्रोटीन्स के बारे में. इन्होंने बोला कि प्रोटीन्स जो हैं वो एक लेयर बनाते हैं, कोटिंग बनाते हैं आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर. दैट इज डेवसन-डेनिले मॉडल. सो उन्होंने एक्सटेंड किया है गॉटर-ग्रेंडल मॉडल को. सो हमें गॉटर-ग्रेंडल मॉडल से ऑलरेडी मिल चुका है दैट आर मेम्ब्रेन्स आर बायलेयर. सो मेम्ब्रेन्स आर बायलेयर. तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक लेयर बनाते हैं, आपकी कोटिंग बनाते हैं ऑन द लिपिड बायलेयर. ये आपके लिपिड्स हैं और उसके ऊपर कोटिंग किसकी है? प्रोटीन्स की है. तो ये क्या बन गया? दिस इज योर प्रोटीन लिपिड सैंडविच.
Davison-Dennelly model states that proteins form a layer or a coating. Proteins form a coating on lipid bilayer. So this was about Davison-Dennelly model. Next came your Robertson model. Robertson model ने क्या बताया? What Robertson did, उन्होंने जो मेम्ब्रेन है उसको ट्रीट किया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ. Robertson treated the membrane with osmium टेट्राऑक्साइड. और जब इन्होंने मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर रेल रोड लाइक है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया तो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक रेल रोड, जिसमें ये जो आपकी दो आउटर लेयर हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये तो डार्कली स्टेन्ड होती हैं और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर पोर्शन है, वो लाइटली स्टेन्ड होता है. और इसी के साथ जो टोटल थिकनेस है वो है आपकी मेम्ब्रेन की 6 to 8 नैनोमीटर. और क्या किया रॉबर्टसन ने? उन्होंने ट्रीट किया मेम्ब्रेन को ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ और ऑब्जर्व करके बताया कि जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर रेल रोड लाइक है, जिसमें जो आउटर 2 लेयर्स हैं वो डार्कली स्टेन्ड है एंड इनर लेयर जो है वो लाइटली स्टेन्ड है एंड अ थिकनेस ऑफ 6 to 8 नैनोमीटर. मेम्ब्रेन हैव ए rail road like structure. जो outer 2 layers हैं that are darkly stained and inner one is lightly stained. तो ये जो अभी तक मैंने मॉडल्स डिस्कस किए, whether it was Overton model, Irving Langmuir model, गॉटर ग्रेंडल मॉडल, डेवसन एंड डेनेले मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, ये सब तब आए थे जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद जो ड्रॉबैक्स थी, कुछ कुछ की पहले ही पता चल गई और कुछ की पता लगने शुरू की. लेट्स सी क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या किया गया, अगर आपने डेवसन डेनेले मॉडल में पढ़ा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रोटीन्स की एक कोटिंग है, मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रोटीन्स की एक कोटिंग है. अगर ये कोटिंग है तो आपके जो लिपिड्स है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. यही तो होगा, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर किसी की कोटिंग लगाते हो तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है. तो अगर आपके जो लिपिड्स हैं उसके ऊपर प्रोटीन्स की एक कोटिंग है तो प्रोटीन शुड प्रोटेक्ट योर लिपिड्स. तो जब membranes were treated with फॉस्फोलाइपेसिस, आपकी मेम्ब्रेन को फॉस्फोलाइपेसिस से ट्रीट किया गया. तो मैंने पहले ही स्टेट कर दिया
कि योर लिपिड शुड बी प्रोटेक्टेड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई. व्हेन मेम्ब्रेन्स वर ट्रीटेड फॉस्फोलाइपेसेस, क्या रिजल्ट मिला? मेम्ब्रेन्स वर डिग्रेडेड. तो अगर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई तो ये तो प्रूव हो गया कि प्रोटीन की कोई लेयरिंग है ही नहीं. दैट नलिफाइड योर डेवसन-डेनिले मॉडल. क्या कहता है डेवसन-डेनिले मॉडल? वो स्टेट करता है कि जो आपका प्रोटीन है वो एक कोटिंग बनाता है लिपिड्स के ऊपर. अगर कोटिंग है दैट मीन्स लिपिड शुड बी प्रोटेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं है. जब हमने मेम्ब्रेन्स को फॉस्फोलाइपेसिस से ट्रीट किया तो मेम्ब्रेन्स डिग्रेड हो गई. दैट इम्प्लाइज कोई लेयरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है लिपिड्स के ऊपर. दैट इज वाई डेविसन-डेनिले मॉडल वॉज रिजेक्टेड. अगर नेक्स्ट देखा जाए, आपका रॉबर्टसन मॉडल कहता है, रॉबर्टसन मॉडल कहता है कि जो मेम्ब्रेन है वो 6 to 8 नैनोमीटर की है. ठीक है, 6 to 8 नैनोमीटर की है. लेकिन उसमें से जब उसको ऑब्जर्व किया गया, हमने फाइंड आउट किया कि उसमें से लिपिड खुद ही 4 से 5 नैनोमीटर के हैं. डेविसन मॉडल ने स्टेट किया कि 6 to 8 नैनोमीटर की थिकनेस है आपकी मेम्ब्रेन की, उसमें से 4 से 5 नैनोमीटर जो है वो लिपिड खुद है. तो कितना स्पेस बचता है? कितना स्पेस बचता है? ओनली 1 to 2 नैनोमीटर. और इस 1 to 2 नैनोमीटर में सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स आ सकते हैं. लेकिन जब एक्सट्रैक्शन किया गया तो प्रोटीन्स मिले ग्लोबुलर. तो प्रोटीन्स मिले एक्सट्रैक्शन. आफ्टर एक्सट्रैक्शन proteins were found to be globular. तो इसी के साथ रॉबर्टसन मॉडल was also rejected. Let me state it again. रॉबर्टसन मॉडल कहता है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो 6 to 8 नैनोमीटर की है, लेकिन देखा जाए तो लिपिड खुद 4 से 5 नैनोमीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. स्पेस बचता है 1 से 2 नैनोमीटर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स आ सकते हैं. लेकिन जब एक्सट्रैक्शन किया गया तो प्रोटीन्स जो थे वो ग्लोबुलर थे. दैट इज वाई जो आपका रॉबर्टसन मॉडल था दैट वाज नेग्लेक्टेड. अब मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था कि ये जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे इसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स डेवलप करोगे वो आप यूज़ करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ थी यहाँ वाली, जब हमने डिस्कस की डेविसन-डेनिले मॉडल, कि हमने एक कॉन्सेप्ट ही था कि अगर प्रोटीन की लेयरिंग है तो फॉस्फोलाइपेज डिग्रेड नहीं कर सकता. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी क्वेश्चंस में यूटिलाइज की जाती हैं. तो डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स रेदर देन रट्टाफाइंग दीज थिंग्स. अगर आप इन मॉडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो ही आप उनको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो द 5 मॉडल्स we have discussed are firstly Overton model that states that membranes have a coating of lipids and these lipids are made up of cholesterol and lecithin. Next was Irwin-Langmuir model that stated membranes are monolayers made up of amphibitic molecules. Gotter-Grendel model stated membranes are bilayers. Next is Davison-Delnay model, proteins form a coating on lipid bilayer. Robertson model stated that membrane have a railroad-like structure with a thickness of 6 to 8 nanometer. And these were the drawbacks of these models. Finally comes the most accepted model, that is fluid mosaic model.
Next we have to study about fluid mosaic model. Next we will continue with the fluid mosaic model, that is most accepted model. So fluid mosaic model. Firstly, most accepted model for the membrane structure. क्या स्टेट करता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? इट स्टेट्स दैट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल स्टेट करता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है जैसे आइसबर्ग्स होते हैं सी के अंदर. स्टेट्स दैट membrane structure is like membrane structure is like icebergs in sea. देखिए कैसे, जैसे ये है आपका, ये आपकी सारी सी है एंड दिस इज योर आइसबर्ग. तो आइसबर्ग क्या होता है? ये छोटी आइस का टुकड़ा है जो सी में फ्लोट करता है, फ्रीली फ्लोट करता है. तो इसी पे डिपेंडेंट स्टेट किया गया दैट योर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज लाइक आइसबर्ग्स इन सी. अब इसमें सी क्या है? सी है आपके लिपिड्स एंड जो आपके आइसबर्ग्स हैं दोज आर योर प्रोटीन्स. सो देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स जिसमें आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है. और हम प्रॉपरली स्टेट करें तो मेम्ब्रेन्स आर बायलेयर, लिपिड बायलेयर. मेम्ब्रेन्स आर lipid bilayers. और इन लिपिड बायलेयर में क्या है? इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड discontinuously. Membranes are lipid bilayer in which proteins are embedded डिसकॉन्टिन्यूअसली. रैंडमली आपके प्रोटीन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो हमने ये देखा कि मेम्ब्रेन के सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट्स हैं वो है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. एंड द मॉडल एज वी से वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. अब यहां तक आ गए तो रीजन भी देख लेते हैं फ्लूइड बायलेयर, लिपिड बायलेयर ही क्यों बनी मेम्ब्रेन. देखो, अगर मैं एक एग्जम्पशन लगाऊं, हमें सबसे पहले ये पता है कि जो हमारी लिपिड हैं वो क्या है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं. लिपिड जो हैं वो हमारे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो हमारा हेड है वो तो है हाइड्रोफिलिक और जो हमारे पास टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है. अब देखो, ये एक पार्टीशन है. सपोज ये एक पार्टीशन है, डिवाइड कर रहा है आपके एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द सेल को. ये है आपका एक्सटीरियर ऑफ द सेल और ये है इंटीरियर ऑफ द सेल. नाउ एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दोनों तरफ, एक्सटीरियर और इंटीरियर की तरफ. मैं मानती हूं कि मेम्ब्रेन मोनोलेयर है. लेट द मेम्ब्रेन बी मोनोलेयर. अगर मेम्ब्रेन
ठीक है, मेम्ब्रेन मोनोलेयर बन गई। तो ये तो चलो ठीक है, यहां पे जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पे भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं मोनोलेयर बनाती हूं तो ये वाले जो हेड पार्ट है वो एक्सटीरियर में तो वाटर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वेरी फाइन, नो इश्यूज। लेकिन यहां पे इंटीरियर में क्या हो रहा है, इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक पार्ट आ रहा है आपका वाटर के साथ, सो दिस इज नॉट फिजिबल। तो इसी हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से दूर करने के लिए मेम्ब्रेन्स को बनाया गया लिपिड बाइलेयर। क्या बनाया गया, लिपिड बाइलेयर बनाया गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ये बाहर वाला एक्सटीरियर वाटर मॉलिक्यूल्स, अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, बाइलेयर बना दी, दोनों तरफ से हाइड्रोफोबिक इनसाइड आ गया, अंदर की तरफ आ गया तो प्रोटेक्टेड हो गया। अब देखो साइडवेज, साइडवेज भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। साइडवेज के लिए क्या किया गया, साइडवेज के लिए आपकी मेम्ब्रेन को बनाया गया सर्कुलर, मेम्ब्रेन को बनाया गया सर्कुलर। तो क्या हो रहा है, सर्कुलर बनाया गया तो लिपिड्स आर विद लिपिड्स, साइडवेज भी जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन थी वो बंद हो गई। तो स्पेसिफिकली आपकी मेम्ब्रेन को लिपिड बाइलेयर क्यों बनाया गया, ताकि उसको जो एक्वस एनवायरनमेंट है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सेल में, उससे प्रोटेक्ट किया जाए। रिपीट करती हूँ, हमें पता है हमारे लिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक है तो वाटर से इंटरैक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से दूर जाएगा। तो अगर मैं मेम्ब्रेन को मोनोलेयर रखूं तो यहाँ पे एक कंडीशन में एक्सटीरियर में वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक आ रहा है, लेकिन मोनोलेयर के केस में एक तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरैक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सो इट कांट गो। तो इसलिए मेम्ब्रेन को बनाया गया लिपिड बाइलेयर, ताकि हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं वो दोनों तरफ से वाटर के साथ इंटरैक्शन शो कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द मेम्ब्रेन्स आर बाइलेयर्स, व्हाई द मेम्ब्रेन्स आर बाइलेयर। तो हमने अभी स्टेटमेंट में देखा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड इन विच वी हैव प्रोटीन्स एम्बेडेड। तो इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस lecture, that is composition of membrane. Clearly defined membrane, सबसे पहले जब शुरू किया था तब भी बोला था membranes are assemblies of lipid proteins and carbohydrates. तो the composition of the membrane क्या है, क्या components है membrane के, lipids, proteins and then we have your carbohydrates. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मेजर कंपोनेंट लिपिड से। तो सबसे पहले जो कंपोजिशन पार्ट है, प्लीज उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पार्ट से बनते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिपिड, लिपिड आपका सबसे पहले हम कहेंगे स्ट्रक्चरल बैकबोन है आपकी मेम्ब्रेन की। लिपिड्स आर द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ योर मेम्ब्रेन, जिसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं आपके प्रोटीन्स। तो जो मेन
लिपिड्स हैं आपके मेम्ब्रेन के अंदर वो 3 हैं। मेन लिपिड्स जो प्रेजेंट हैं वो 3 हैं। सबसे पहले फॉस्फोग्लिसराइड्स, नेक्स्ट sphingolipids, and third we have sterols. So the major lipids in your membrane are phosphoglycerides, sphingolipids and sterols. स्टार्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसराइड से। ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फोस्फो वर्ड से आया, फॉस्फो वर्ड से आया फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद ग्लिसराइड्स, इससे आया ग्लिसरॉल। क्या समझ में आया? फॉस्फोग्लिसराइड में सबसे पहले तो ग्लिसरॉल की है बैकबोन, जिसके साथ जुड़ा है आपका फॉस्फेट ग्रुप। मैं फॉस्फेट ही जोड़ रही हूं, सबसे पहले मैं फॉस्फेट ही जोड़ रही हूं। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यहां पे जो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ता है आपका फॉस्फेट, और जो बाकी दो आपके हाइड्रोक्सिल हैं, इनसे जुड़ते हैं आपके फैटी एसिड्स। तो फॉस्फोग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है? फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल, बैकबोन। ग्लिसरॉल की ये बैकबोन है जिसके 2 हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़े हैं आपके फैटी एसिड, और एक हाइड्रोक्सिल पे नाम से पता चल रहा है फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फॉस्फोग्लिसराइड जो होते हैं वो डाइग्लिसराइड्स होते हैं, क्योंकि उनमें 2 फैटी एसिड चेन्स हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है। दिस इज दिस। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ और डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो जुड़ सकते हैं। जिस फॉस्फेट के साथ अलग अलग ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला फॉस्फेट के साथ अलग अलग ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। कौन कौन से जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ता है कोलीन, इथेनॉल अमाइन, सीरीन। प्लीज ध्यान से देखना कि मैंने ये बोला है कि ये जो छोटे वाले ग्रुप्स हैं ये जुड़ रहे हैं फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट पे ज्वाइन होते हैं ये। तो अगर ये जुड़ता है कोलीन तो ये बन जाता है फोस्फाटिडाइल कोलीन। अगर जुड़ता है इथेनॉल अमाइन तो ये है आपका फोस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन। अगर जुड़ता है सीरीन, फोस्फाटिडाइल सीरीन। तो क्या स्ट्रक्चर हमने पढ़ा फॉस्फोग्लिसराइड्स का? फॉस्फेट से आया हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप,
ग्लिसराइड से ग्लिसरॉल की बैकबोन, ग्लिसरॉल की बैकबोन में देखा 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़े हैं फैटी एसिड, 1 हाइड्रोक्सिल पे जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप, और उसी फॉस्फेट पे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़ सकते हैं जैसे कोलिन, इथिनॉल अमाइन और सीरीन। तो सी दिस, पहले ध्यान से देखो, दिस इज योर ग्लिसरॉल, दिस इज योर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जिसके साथ जुड़े ये 2 फैटी एसिड और ये फॉस्फेट ग्रुप। अब इस जो ये स्ट्रक्चर है, जब ध्यान से देखना प्लीज, जब फॉस्फेट जुड़ गया, ग्लिसरॉल जुड़ गया और फैटी एसिड जुड़ गए, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। और याद रखना, फॉस्फेटिडिक एसिड रेयरली प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर। रिपीट कर रही हूं, फॉस्फेट जुड़ गया, ग्लिसरॉल जुड़ गया और फैटी एसिड जुड़ गए, स्ट्रक्चर बन गया फॉस्फेटिडिक एसिड। और फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो खुद रेयरली प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो नेक्स्ट बन गया, जब इसी फॉस्फेट के साथ ये ग्रुप जुड़ सकते हैं, कोलिन हो गया, सीरीन हो गया, इथेनॉलामाइन हो गया, इनोसिटॉल हो गया। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स मार्क किए गए हैं, दिस इज योर phosphoglycerides. This is the structure of phosphoglycerides. उसके बाद पढ़ लिया हमने फॉस्फोग्लिसराइड्स को, उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट वी विल सी स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगो से आया, क्या है यहाँ पे है स्फिंगोसीन की बैकबोन, स्फिंगोसीन की बैकबोन, स्फिंगोसीन की बैकबोन है। और स्फिंगोस्फिन खुद क्या है? अमाइनो एल्कोहल है, अमाइनो एल्कोहल है, अमाइन ग्रुप भी है और अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप भी है। तो याद रखोगे कि जो अमाइनो है, अमाइनो ग्रुप है, उससे जुड़ते हैं आपके फैटी एसिड्स, उससे जुड़ते हैं आपके फैटी एसिड्स। और जब आपका स्फिंगोसीन जुड़ जाता है फैटी एसिड के साथ, वो बन जाता है सेरामाइड। अगर आपको ये क्लैरिटी है ना कौन सी चीज किससे बनी है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है ना, स्फिंगोसीन फैटी एसिड के साथ जुड़ता है तो सेरामाइड बनाता है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपको बहुत क्लियरली स्ट्रक्चरल याद होने चाहिए। मैंने बोला स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसीन की बैकबोन है। स्फिंगोसीन क्या है? अमाइनो एल्कोहल है, मतलब उसमें अमाइन ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अमाइन ग्रुप क्या कर रहा है? अमाइन ग्रुप जुड़ रहा है आपके फैटी एसिड के साथ। बॉन्ड याद रखना है, बॉन्ड याद रखना है। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? अमाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। बच गया एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप बच गया। एल्कोहल पे आपके अलग अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं आके, OH के साथ दूसरे ग्रुप्स जुड़ते हैं। जैसे अगर इसके साथ जुड़ता है आपका फॉस्फोराइल कोलिन, मैंने बोला अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं फैटी एसिड और OH ग्रुप के साथ अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं। तो अगर जुड़ता है फॉस्फोराइल कोलिन
तो ये बनाता है आपका स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद करनी है। इट इज ओनली फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन इज ओनली phospholipid without glycerol backbone। फॉस्फोराइल फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो सिर्फ स्फिंगोमाइलिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं है, बाकी सब फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल की बैकबोन है। और अगर फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स बन सकता है, सेरिब्रोसाइड्स बन सकता है। तो हमने क्या पढ़ा स्फिंगोलिपिड्स के बारे में? स्फिंगोसिन की बैकबोन। स्फिंगोसिन क्या है? अमाइनो एल्कोहल है, अमाइन ग्रुप भी होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। अमाइन ग्रुप क्या करता है? अमाइन ग्रुप जुड़ता है फैटी एसिड के साथ विद द यूज ऑफ अमाइड बॉन्ड, और एल्कोहल दैट इज हाइड्रोक्सिल जो जुड़ता है वो जुड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉस्फोराइल कोलिन के साथ जुड़ता है दैट फॉर्म स्फिंगोमाइलिन। सो दिस इज अबाउट स्फिंगोलिपिड्स एंड here we have the structure. See, firstly we have this, you are having your sphingosine here. This is sphingosine. This is sphingosine. क्या बना? सेरामाइड। सेरामाइड कब बनाया था? जब हमने जोड़ दी, क्या जोड़ना था हमें जोड़ने थे फैटी एसिड। जब हमने फैटी एसिड जोड़े तो मैंने यहाँ पे फैटी एसिड जोड़े स्फिंगोसिन के साथ और बन गया सेरामाइड। स्फिंगोमाइलिन बना लिया और फिर सेरिब्रोसाइड, शुगर ऐड की तो गैंग्लियोसाइड और सेरिब्रोसाइड्स बनेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट वी हैव टू कवर, जो हमने थर्ड पढ़ा था लिपिड्स, दैट इज स्टीरॉल। अब स्टीरॉल में जो मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल है मेम्ब्रेन में दैट इज कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल इन एनिमल सेल इज कोलेस्ट्रॉल, और जो प्लांट सेल में है उसमें, यह हमारा एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल्स होते हैं। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में रिंग्स होती हैं। तो जो ये रिंग्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो रिंग्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो रिंग्स होती हैं, रिंग्स होती हैं हाइड्रोफोबिक, तो वो इंटरैक्ट करती हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ, और जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन सरफेस। मेम्ब्रेन सरफेस। तो और आपको याद रखना है स्टीरॉल, जो मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हैं, एवरी अदर लिपिड। जो रिंग्स है वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। Your sterol, that is cholesterol, plays a very important role in controlling membrane fluidity. Next we have, अब हमने कहाँ तक कवर किया? हमने लिपिड पोर्शन को हमने पढ़ा, मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। वी आर डन विद द लिपिड्स, मूविंग टू प्रोटीन्स पार्ट।
we will move to proteins part. Okay. तो प्रोटीन हमने पहले डिस्कस किया. प्रोटीन आर डिसकॉन्टिन्यूसली एम्बेडेड इन योर मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स आर डिसकॉन्टिन्यूसली एम्बेडेड इन योर मेम्ब्रेन. तो प्रोटीन की कैसी एफिनिटी है मेम्ब्रेन में, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन है. फर्स्ट वी हैव इंटीग्रल प्रोटीन्स, सेकेंड वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स, and then we have our lipid anchored membrane proteins. Based on the affinity, कितनी affinity है आपकी प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन के साथ, we have 3 types of proteins: integral proteins, पेरिफेरल प्रोटीन्स, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लैम्प्स. स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ. अब आप इंटीग्रल प्रोटीन कहें या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहें, इंटीग्रल प्रोटीन कहें या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहें. इंट्रिंसिक मतलब अंदर, किसके अंदर है? मेम्ब्रेन के अंदर है. तो ये वो प्रोटीन है विच आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन. तो वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. किसी चीज के अंदर हैं तो दैट मीन्स दे हैव वेरी हाई एफिनिटी विद मेम्ब्रेन, हैव वेरी हाई एफिनिटी विद मेम्ब्रेन. एफिनिटी ज्यादा है मेम्ब्रेन के साथ, क्लोजनेस ज्यादा है. अगर क्लोजनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा? डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन, डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम मेम्ब्रेन. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं. एम्बेडेड है इसलिए इनकी एफिनिटी, जो क्लोजनेस है मेम्ब्रेन के साथ, वो ज़्यादा है. और क्लोजनेस ज़्यादा है इसलिए इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता. तो अगर आप बात करो इंटीग्रल प्रोटीन्स की, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं आपको मोनोटाइपिक और दूसरे होते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन. मोनो मतलब 1, मोनो वर्ड का मतलब है 1. तो ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के सिर्फ और सिर्फ एक साइड से बाहर निकलते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के सिर्फ और सिर्फ एक साइड से बाहर निकलते हैं, दे अपीयर ओनली ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दीज आर नोन एज मोनोटिपिक. एक साइड से बाहर निकलते हैं. ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं.
अगर पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? अगर पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं दैट मीन्स कि वो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ से निकलते हैं, प्रोट्यूड आउट होते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं, दे अपीयर फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. अब मोनोटिपिक मीन्स ओनली फ्रॉम वन साइड एंड ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स फ्रॉम बोथ साइड्स. अब ट्रांस मेम्ब्रेन में भी अगर आप बात करो तो वो दो टाइप के हो सकते हैं. सिंगल पास, नाम सजेस्ट कर रहा है कि मेम्ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रॉस करेंगे. मल्टीपल पास दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे. सिंगल पास जैसा आपने यहां पे देखा, दिस इज योर सिंगल पास क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन ओनली once, and multi-pass that is crossing the membrane more than one type. This is your multi-pass. ये 1 2 3 4 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं. तो अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करें तो दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोटिपिक और ट्रांस मेम्ब्रेन. मोनोटिपिक, मोनो मीन्स वन, एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे. क्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली वंस. क्रॉस नहीं लिखते, हम लिखेंगे अपीयर ऑन वन साइड appear on one side of membrane. Transmembrane appear on both sides of membrane. Appear on both sides of membrane. तो उसके साथ सिंगल पास, क्रॉस मेम्ब्रेन ओनली वंस. एंड मल्टी पास, क्रॉस मेम्ब्रेन मोर देन वंस. अब इसके साथ ठीक है एक चीज डिस्कस करते हैं. ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है. मेम्ब्रेन के अंदर आपका इंटीग्रल प्रोटीन है. सोच के देखो, मेम्ब्रेन बनी है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की. मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड की. ठीक है, अब बताओ मुझे, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है इसके साथ फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरैक्ट कर रहा है? यस, कर रहा है. जो आपका मेम्ब्रेन में इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल प्रोटीन का जो पार्ट है वो आपके मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से इंटरैक्ट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरैक्ट कर रहा है. अगर फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरैक्ट करना है तो कैसा होना चाहिए? फॉस्फोलिपिड लाइक तो अगर ये पार्ट, इंटीग्रल प्रोटीन का ये पार्ट जो है आपका फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरैक्ट कर रहा है तो इसको भी तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, राइट? और जो बाहर की तरफ है वाटर वाले एक्वस एनवायरनमेंट में तो उसको हाइड्रोफिलिक होना चाहिए. तो इसको कैसा होना चाहिए? हाइड्रोफिलिक होना चाहिए. तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन है उसमें
ऑल्टरनेटिंग होते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। जैसे ये पार्ट बाहर की तरफ है तो ये हाइड्रोफिलिक, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ये अंदर वाला पार्ट उसको होना चाहिए हाइड्रोफोबिक, फिर ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसको फिर से क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक। तो आपको याद रखना है इंटीग्रल प्रोटीन्स में ऑल्टरनेटिंग हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन्स का पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है और अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स का, उनसे इंटरैक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट शुड हैव हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। तो आपको याद रखना है integral proteins have hydrophobic amino acids। कहाँ पे कौन पे होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स? इन पार्ट्स दैट क्रॉस, और मोर स्पेसिफिकली दैट आर embedded in membrane। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के वो पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में रिच होते हैं। और स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है अल्फा हेलिक्स। याद रखना दोनों चीजें, अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में रिच होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पार्ट से। तो हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स में देखा दीज आर योर इंट्रिंसिक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, इनमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्ट्स में जो मेम्ब्रेन के अंदर है और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। बात करें अगर टाइप्स की तो इंटीग्रल प्रोटीन्स दो हैं, मोनोटिपिक, ट्रांसमेम्ब्रेन। मोनो मीन्स वन, जो एक ही साइड पे आते हैं, एक साइड पे आते हैं मेम्ब्रेन के, ट्रांस मेम्ब्रेन जो दोनों साइड्स पे आते हैं। ट्रांस मीन्स पूरा का पूरा क्रॉस करने वाला। सिंगल पास एक ही बार क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को, मल्टीपल पास या मल्टी पास जो ज्यादा बार क्रॉस करेंगे। तो दिस इज अबाउट इंटीग्रल प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स की। पेरिफेरल मीन्स एजेस पे, तो वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के एज पे हैं, या तो अगर आपकी ये मेम्ब्रेन है या तो मेम्ब्रेन के बाहर या मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब आपके एक्सटीरियर ऑफ द सेल में हो सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक साइड पे हो सकते हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन के पास होते हैं, एजेस पे होते हैं। दोनों में से किसी भी साइड हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इनसे रिलेटेड याद करनी है, दे शो नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन्स आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनसे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और फॉस्फोलिपिड से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। और किस तरह के इंटरैक्शन शो करते हैं? नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं। नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन से नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस को यूज करते हैं आपकी जो फॉस्फोलिपिड्स है और इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपके हैं दैट इज लैम्प्स, दैट इज लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगर हम लैम्प्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये शो करते हैं
property of intrinsic as well as peripheral proteins. तो ये जो आपकी लैम्स है वो इंट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. इंट्रिंसिक क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये कोवलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं. और पेरिफेरल इसलिए, इंट्रिंसिक इसलिए क्योंकि ये कोवलेंट इंटरैक्शंस को शो करते हैं और पेरिफेरल इसलिए क्योंकि ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. और इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये एक्सटीरियर में प्रेजेंट है. जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है क्योंकि वो एक्सटीरियर में प्रेजेंट है, एजेस पे प्रेजेंट है. अब दोनों तरफ से हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर भी और अंदर वाली साइटोप्लाज्मिक साइट पे भी हो सकते हैं. और कौन सी इंटरैक्शन शो करते हैं? नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं, या तो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ या फिर आपके फॉस्फोलिपिड्स के साथ. बात करूँ लिपिड एंकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, तो ये शो करते हैं इंट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज. इंट्रिंसिक की इसलिए क्योंकि ये कोवलेंट इंटरैक्शन शो करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स की वजह से ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट है. इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ सेकेंड कंपोजिशन, दैट इज प्रोटीन्स. अगर बात करूं नेक्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स की. अगर बात करूं नेक्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स की, तो पहले याद रखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स ओनली 2 to 10% होते हैं मेम्ब्रेन में. 2 to 10% होते हैं मेम्ब्रेन में. या तो वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और बनाते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर ये एसोसिएटेड होते हैं आपके लिपिड्स के साथ और बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. या तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और बताते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर वो लिपिड्स के साथ एसोसिएट होते हैं और बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट आवर ब्लड एंटीजन. ब्लड एंटीजन जो आप पढ़ते हो, ए बी ब्लड ग्रुपिंग जो पढ़ते हो, उसमें जो ब्लड एंटीजन है वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स ही तो हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. ब्लड एंटीजन, ए बी एंटीजन जो आप पढ़ते हो, दीज आर योर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन. तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें वो 2 से 10% होते हैं आपकी मेम्ब्रेन में. या तो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं एंड फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. एन एग्जाम्पल इज योर ब्लड एंटीजन. तो क्या स्टार्ट किया था हमने? स्टार्ट किया था कंपोजिशन कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके 3 कंपोनेंट्स है, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. लिपिड की बात करें फॉस्फोग्लिसराइड, स्फिंगोलिपिड्स, स्टीरॉल्स. बात करी हमने फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड डिफरेंट ग्रुप्स. फिर हमने बात करी स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोस्विन की बैकबोन, अमाइनो एल्कोहल. फिर हमने बात करी
cholesterol, that is cholesterol, major, abundant. तो this is your composition. यहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स दिख रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स. किसका कंपोनेंट है ये? इंटीग्रल प्रोटीन्स का. पेरिफेरल प्रोटीन्स. So this is the structure of the membrane. Then this is the structure of your phosphoglyceride, and this is the structure of sphingolipid. Next we have proteins, integral proteins, peripheral proteins, lipid ankle membrane proteins. Integral proteins embedded in the membrane. याद रखना ये point, they have a very high affinity for the membrane. ये पूछा जाता है. It is very important from question point of view. अगर आपको question आएगा तो लिखा हो सकता है कि difficult to extract कौन से proteins हैं integral proteins. Next peripheral proteins, extrinsic proteins हैं जो आपके, and then this is your lamps, that is showing the property of intrinsic as well as peripheral proteins. Carbohydrates, ये मैंने बताना है आपको what is asymmetry in the membrane. एक बहुत important property है membrane की, that is asymmetry of membrane. Asymmetry of membrane कहती है, हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन इज बाइलेयर, 2 लेयर है मेम्ब्रेन की. लेकिन क्या दोनों लेयर्स का कंपोजिशन सेम है? नहीं. देखिए जो हमने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे ध्यान से देखना प्लीज. देखो ये एक लेयर है लिपिड की, ये दूसरी लेयर है, और दोनों के जो हेड ग्रुप्स हैं ध्यान से देखो, उनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई है. यहाँ अलग है, यहाँ अलग है. क्यों? ये इसलिए दी गई है कि जो दोनों बायलेयर्स है ना, उनका भी कंपोजिशन सेम नहीं है. जो लिपिड बायलेयर हैं उनका कंपोजिशन सेम नहीं है, दोनों लेयर्स का कंपोजिशन अलग है. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्री. देखो ये एसिमेट्री, एक्सोप्लाज्मिक दैट इज टुवर्ड्स एक्सटीरियर एंड दिस इज टुवर्ड्स योर साइटोसोलिक साइड, दैट इज टुवर्ड्स योर साइटोप्लाज्म. तो जो एक्सोप्लाज्मिक है, बाहर की तरफ है, वहां पे स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, और अगर देखें कि जो अमाउंट है स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन का जो अमाउंट है वो आपके यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक साइड है उनसे ज़्यादा है. वहीं पे फॉस्फेटिडाइल सीरीन का जो अमाउंट है वो साइटोसोलिक साइड पे ज़्यादा है. फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन का भी जो अमाउंट है वो साइटोसोलिक साइड पे ज़्यादा है. और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल पीआई, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल का भी जो अमाउंट है वो साइटोसोलिक साइड पे ज़्यादा है. और कोलेस्ट्रॉल अप्रॉक्सीमेटली दोनों तरफ इक्वल है. ये प्रॉपर्टी है आपकी एसिमेट्री ऑफ द मेम्ब्रेन की. जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर, मतलब अंदर वाली तरफ और बाहर वाली तरफ, साइटोप्लाज्मिक वाली तरफ और बाहर एक्सटीरियर की तरफ जो है वो डिफरेंट है. कैसे? स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन का अगर अमाउंट देखें वो ज़्यादा है एक्सोप्लाज्मिक बाहर की तरफ. वहीं पे जो आपका फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन है और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है, उनका साइटोप्लाज्मिक साइड पे अमाउंट ज़्यादा है. किसका कंपोजिशन कहाँ ज़्यादा है वो भी याद रखना है. रिपीट कर रही हूँ, किसका कंपोजिशन कहाँ ज़्यादा है वो भी याद रखना ज़रूरी है, वो भी पूछा जाता है. तो ये प्रॉपर्टी है आपकी एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस इज, हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है मेम्ब्रेन की. हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइड है, फ्लूइडिटी शो करती है, डायनेमिक है, मूवमेंट शो करती है. आपको पता है कि ये जो मूवमेंट है वो डिपेंडेंट है आपके, जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है वो डिपेंडेंट है आपके लिपिड कंपोजिशन पे. फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की बात करूं तो 2 चीजें जो इसको कंट्रोल करती हैं वो हैं टेम्परेचर
टेम्परेचर और लिपिड कंपोजिशन। तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करती है आपके दो चीज़ों पे, टेम्परेचर पे और लिपिड कंपोजिशन पे। लिपिड कंपोजिशन में भी हम पढ़ते हैं तीन चीज़ें, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, saturation of fatty acid chain and cholesterol. And I am marking it to be a very important topic from examination point of view. This concept is very important from examination point of view. फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और फैटी एसिड, दैट इज लिपिड कंपोजिशन में। लिपिड कंपोजिशन में अगर बात करते हैं तो उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। देखो कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे लेंथ ऑफ फैटी एसिड की। आपके पास दो फैटी एसिड चेन है, आपके पास दो फैटी एसिड चेन है, एक छोटी है और एक लंबी है, बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल एक 16 कार्बन की है और एक 18 कार्बन की। ये आपकी 16 कार्बन की फैटी एसिड चेन है, वो आपकी 18 कार्बन की। ध्यान से देखोगे तो किसमें इंटरैक्शन ज़्यादा होंगी, किसमें इंटरैक्शंस ज़्यादा होंगी? ऑब्वियसली जो 18 कार्बन है उसमें इंटरैक्शंस ज़्यादा होंगी, और इंटरैक्शन ज़्यादा होगी तो वो कैसी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। रिजिड हो जाएगी तो वो फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देगी, मूवमेंट को डिक्रीज कर देगी। रिपीट करती हूँ, ये 16 कार्बन की है, ये 18 कार्बन की है। किसमें इंटरैक्शन ज़्यादा है? जो चेन 18 कार्बन की है। अगर 18 कार्बन की चेन है और इंटरैक्शन ज़्यादा है, इंटरैक्शन ज़्यादा से मूवमेंट क्या हो जाएगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर इंटरैक्शन ज़्यादा होंगी तो मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और फ्लूइडिटी क्या है, मूवमेंट ही तो है। तो अगर मूवमेंट नहीं होगी तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने इससे क्या कंक्लूड किया, अगर लॉन्ग फैटी एसिड चेन है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन, लॉन्ग फैटी एसिड चेन डिक्रीज फ्लूइडिटी। क्यों डिक्रीज करती हैं? बिकॉज इंटरैक्शंस इंक्रीज। अगर इंटरैक्शंस इंक्रीज होंगी तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो यहां से हमें पता चला अगर लंबी फैटी एसिड चेन है तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। दिस शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा सैचुरेशन की बात करनी है अब हमें। सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन, उससे क्या असर होता है? सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। सैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, दैट इज योर सैचुरेशन। तो एक चीज आपको इससे रिलेटेड याद करनी है, अगर डबल बॉन्ड आते, अनसैचुरेटेड बॉन्ड आते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स जहां पे आते हैं वहां पे एक किंक होता है, बेंड आता है।
जहां पे भी आपके अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आएंगे वहां पे आपकी चेन में बेंड आता है, और चेन में अगर बेंड आता है तो पैकेजिंग कैसी होगी? क्लोजली पैक्ड होंगे? नहीं हो सकते। और क्लोजली पैक्ड नहीं है, अगर क्लोजली पैक्ड नहीं है तो क्या होगा? अगर क्लोजली पैक्ड नहीं है तो मूवमेंट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा से सुनो, जहां पे भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आते हैं वहां पे आपकी चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में थोड़ा सा बेंड आता है, और अगर बेंड आता है तो पैकेजिंग जो है, चेन्स की जो पैकेजिंग है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, पास पास नहीं आ पाते। अगर पास पास नहीं आएंगे तो इंटरैक्शंस कैसी होंगी? इंटरैक्शंस कम हो जाएंगी, और इंटरैक्शंस कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर आपकी सैचुरेटेड बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो स्ट्रेट चेन्स है, स्ट्रेट चेन्स में क्लोज पैकेजिंग हो जाती है जिसकी वजह से फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला आपका? हमने यहां पे कंक्लूड किया अनसैचुरेटेड bonds increase fluidity. Unsaturated bonds increase fluidity. So ये हो गए आपके दो, that is saturation and length of fatty acid chain. तीसरा डिस्कस करना है हमें कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? मैंने अभी आपको बताया कोलेस्ट्रॉल एज इज अ लिपिड, तो उसके पास क्या है? हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक, दोनों पार्ट्स हैं। जो हाइड्रोफोबिक है वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और उसका कुछ रिंग स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिंग्स यहाँ पे आती हैं तो थोड़ी सी रिजिडिटी लाती हैं। रिंग्स जब इंटरैक्शन शो करती हैं तो रिजिडिटी लाती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की जब रिंग्स इंटरैक्ट करती हैं तो रिजिडिटी लाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। अभी तक मैंने डिस्कस क्या किया? लिपिड कंपोजिशन डिस्कस करी थी मैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया अगर लॉन्ग फैटी एसिड चेन डिक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को, क्योंकि इंटरैक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली डिक्रीज करता है फ्लूइडिटी को। तो ये तो मैंने लिपिड कंपोजिशन कर लिया। मैंने क्या करना है? टेम्परेचर और दोनों चीज़ों को देखना है। अब देखो हम इसको कैसे करने वाले हैं। ये आपका लो टेम्परेचर, ये आपका हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली चीजें जमना शुरू हो जाती हैं, तो हमें मेम्ब्रेन को जमने नहीं देना, हमें उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखनी है। मैं पहले अगेन रिपीट कर रही हूँ, लो टेम्परेचर होता है तो चीजें जमना शुरू हो जाती है। मुझे मेम्ब्रेन को जमने नहीं देना, मुझे उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है। अब मैं कैसे करूंगी? क्या क्या असर होता है? लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, saturation and cholesterol। लो टेम्परेचर है, फ्लूइडिटी बढ़ाना चाहती हूँ, क्या करूं? लेंथ अगर बढ़ाती हूं तो फ्लूइडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर लेंथ बढ़ाती हूं, यही देखा ना हमने यहाँ पे, लॉन्ग फैटी एसिड जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को। तो लो टेम्परेचर पे क्या चाहती हूं? कि फ्लूइडिटी बढ़ जाए, बढ़ी रहे। तो क्या करूंगी? इधर शॉर्ट रखूं, लॉन्ग रखूं? प्लीज सोचो, लो टेम्परेचर है,
उस टाइम पे लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा होगी फ्लूइडिटी कम होगी, तो कैसी चेन रखूंगी? शॉर्ट चेन्स रखूंगी। हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग चेन। ये याद रखना, मैं यहाँ पे ये डिस्कशन कर रही हूँ कि मुझे फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर मुझे फ्लूइडिटी को कांस्टेंट रखना है तो लो टेम्परेचर पे शॉर्ट चेन को रखा जाएगा ताकि फ्लूइडिटी ज्यादा हो, और हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग चेन्स को रखा जाएगा। सैचुरेशन, कैसे बॉन्ड रखूं? अनसैचुरेटेड रखूं या सैचुरेटेड रखूं? अनसैचुरेटेड रखूंगी तो क्या होगी फ्लूइडिटी? अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स रखूंगी तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। यही तो चाहती हूँ, लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे क्या होगा? अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स आएंगे, और यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? फ्लूइडिटी को डिक्रीज। लो टेम्परेचर है तो कोलेस्ट्रॉल कम रखूंगी, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या रिलेशनशिप है और कैसे कंट्रोल हो रहा है, यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो हमने जब डिस्कस किया तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड लिपिड कंपोजिशन, सॉरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड लिपिड कंपोजिशन। लिपिड कंपोजिशन में हमने पढ़ा लेंथ ऑफ फैटी एसिड। अगर लॉन्ग फैटी एसिड चेन है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं। अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रखेंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होते हैं तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे टेम्परेचर और लिपिड कंपोजिशन को डिस्कस किया, कैसे रिलेट करते हैं। अगर लो टेम्परेचर है तो शॉर्ट चेन होती है हमारी फैटी एसिड के, और हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग चेन। सैचुरेशन, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, सैचुरेटेड बॉन्ड। कोलेस्ट्रॉल, लो टेम्परेचर कम होता है और हाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आप जब हम PYQs करेंगे उसमें भी देखेंगे कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन की। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, और हमें यहाँ पे बात करनी है फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन की। तो क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन दैट इज आपकी मेम्ब्रेन सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है तो देखो क्या कर रही है? कंपार्टमेंट डिवाइड कर रही है, बाहर को अंदर से सेपरेट कर रही है। फिर जब ऑर्गेनेल्स के भी जो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, और हर एक कंपार्टमेंट का अपना खुद का फंक्शन है। कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है मेम्ब्रेन, एक्सटीरियर को डिवाइड करती है, अलग करती है इंटीरियर से, और वहीं जब ऑर्गेनेल लेवल पे आएंगे तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स को सेपरेट आउट करती है आपकी मेम्ब्रेन अलग अलग कंपार्टमेंट में। सेकेंड फंक्शन जो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। बहुत सारे फंक्शंस जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो आपके होते हैं मेम्ब्रेन में। जैसे आप फोटोसिंथेसिस देख लें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देख लें, तो वो सारे कहाँ होते हैं? मेम्ब्रेन्स पे होते हैं। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन में भी होते हैं। थर्ड जो आप देखेंगे, थर्ड इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो अलाइक करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देती है और कुछ को नहीं करने देती। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स बनाने का भी काम करती है, कंट्रोल करती है जब कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, कौन सा बाहर जा सकता है मेम्ब्रेन, तो वहां पे ग्रेडियंट्स भी बनाती है। नेक्स्ट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन, मेम्ब्रेन आपके
आपके मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो सेल के एक्सटीरियर में या किसी भी मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर में सिग्नल होता है उसको अंदर लेके आता है। तो आपकी मेम्ब्रेन सिग्नल ट्रांसडक्शन में, सिग्नल ट्रांसफर में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, दिस इज सिक्स्थ फंक्शन। क्या फंक्शन है सिक्स्थ फंक्शन इज इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन। दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट फंक्शन, दिस इज योर एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे अगर आप देखो फोटोसिंथेसिस, वो भी तो मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाली रिएक्शन है ना, वहां पे क्या करते हैं हम, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी केमिकल एनर्जी में। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ योर मेम्ब्रेन। सो डिफरेंट फंक्शन आर, फर्स्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करना। सेकेंड जो हमने पढ़ा, इट इज द हब ऑफ योर बायोकेमिकल रिएक्शंस, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कंट्रोलिंग है, मेम्ब्रेन जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ग्रेडियंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सिग्नल ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, एनर्जी ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करती है। सो दिस इज अबाउट द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस। इसमें एक चीज जो थी वो थी दिस, ये फिगर डिनोट कर रही है ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। हमने जब रेल रोड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने पढ़ा ना कि 3 लेयर्स हैं, 2 डार्कली स्टेन्ड है और एक लाइटली। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपकी डार्कली स्टेन्ड, ये आपकी डार्कली स्टेन्ड, और ये आपकी बीच वाली that is lightly stained. So this denote 3 layered structure of the membrane, that is trilaminar structure of your membrane. So this is all about the concepts of this video. Now we will do some questions. I will suggest all of you to please pause the video here itself, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आके एक्सप्लेनेशन को देखें। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आपको समझ में आए हैं कॉन्सेप्ट्स, आप अपने आप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बोथ स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। मैंने ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन कराया था। स्फिंगोमाइलिन सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं है, स्फिंगोसिन की बैकबोन है। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली, while one has fatty acid tail attached by an ester bond, in another the fatty acid tail is attached by amide bond. मैंने ये बताया था कि जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं उसमें जो आपके फैटी एसिड हैं वो एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल से, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन की, उस केस में फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपके स्फिंगोसिन बैकबोन पे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियरली द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप एंड अदर हेड ग्रुप्स अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। अब आपको इससे एक चीज याद रखनी है कि जो आपके फॉस्फेट ग्रुप होता है प्लस जो स्मॉल हमने डिस्कस किए, स्मॉल ग्रुप्स जुड़ जाते हैं फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट प्लस जो छोटे ग्रुप्स जुड़ते हैं आपके फॉस्फेट के साथ, वो बनाते हैं आपका हेड ग्रुप। और हेड ग्रुप क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो स्टेटमेंट सही हो गई। हाइड्रोफिलिसिटी डिपेंड करती है फॉस्फेट और अदर हेड ग्रुप जो वहां पे जुड़ रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैंने कहीं पे बोला था कि किसी में डबल बॉन्ड हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता,
बोला था मैंने कहीं पे भी किसी फैटी एसिड चेन में अगर स्पिंगोसीन के साथ जुड़ा हुआ फैटी एसिड है तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, वरना नहीं होगा, नहीं. सो दिस इज इनकरेक्ट. बोथ मे हैव कोलिन एज हेड ग्रुप. ये मैंने बहुत क्लियरली बताया. फॉस्फेटिडाइल कोलिन में भी आपका हेड ग्रुप कोलिन है, और अगर आप स्पिंगोमाइलिन की बात करो उसमें फॉस्फोराइल कोलिन है, कोलिन भी तो हेड ग्रुप है. तो डायरेक्टली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, दैट इज ओनली वन ऑफ देम में कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है रिलेटेड टू सैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेम्ब्रेन एसोसिएट. अगर आपने बहुत अच्छे से इंटीग्रल प्रोटीन्स वाला पार्ट सुना होगा तो आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ जाएंगे, पहली लाइन पढ़ के ही समझ जाएंगे क्या पूछा जा रहा है. मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिसेस. 7 अल्फा हेलिसेस है which with each helix containing 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज. अल्फा हेलिक्स है, उसके साथ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं. while treating the membrane with all kinds of proteases, हर प्रोटीएसिस से ट्रीट कराया, मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन रिमेन्स इंसेक्ट. पूरा का पूरा एक ऐसा पार्ट था प्रोटीन का जो इंटैक्ट रहा, जिसपे कोई असर नहीं हुआ. ट्रीटमेंट विद हाई सॉल्ट एंड बफर विद pH 5.0 फेल टू डिसोसिएट दिस प्रोटीन फ्रॉम द मेम्ब्रेन. हाई सॉल्ट रखा, pH भी रखा, तब भी डिसोसिएट नहीं हो रहा. प्रिडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्रोटीन. अल्फा हेलिक्स है, हाइड्रोफोबिक है, डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन है. तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इंटीग्रल प्रोटीन की. ऑप्शन ना भी देखो तो भी पता है इट इज एन इंटीग्रल प्रोटीन विथ 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग पोर्शंस. बताया था अल्फा हेलिक्स पोर्शन वो पोर्शन होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. सो इट इज इंटीग्रल प्रोटीन विथ 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज फंक्शंस एज अ फ्लूडिटी बफर इन मेम्ब्रेन. बफर क्या होता है? वो सब्सटेंस जो पीएच को रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता. अगर फ्लूडिटी बफर है तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो फ्लूडिटी को मेंटेन कर रहा है, डिक्रीज नहीं होने दे रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा. क्या फ्लूडिटी में मैंने इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और फैटी का कोई रोल बताया था? इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का नहीं. फैटी एसिड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. तो फ्लूडिटी बफर जो आपको याद रखना है दैट इज योर स्टीरॉल cholesterol. Your cholesterol is the fluidity buffer in case of your membranes. Next question, most organisms can regulate. अगर आपको वो टेबल याद है टेम्परेचर और जो हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट कंपोजिशंस. most organisms can regulate membrane fluidity by changing the lipid composition. कैसे मेंटेन करते हैं membrane fluidity? उसका composition चेंज करते हैं. cells are transferred from a warm environment to closed one. कोल्ड में जाएंगे तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्टेड है? देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर्ड. पहले देख लेते हैं. अगर कोल्ड है तो क्या चाहिए? शॉर्ट चेन होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड बॉन्ड होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए. 3. तो पहला कहता है देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड. शॉर्ट चेन को कम कर दूं? नहीं. इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड, यही तो बोला, शॉर्ट चेन ज्यादा होने चाहिए. सो दिस इज योर करेक्ट. देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड. क्या बोला है मैंने? अगर लो टेम्परेचर है, कोल्ड रीजन है, तो वहां पे क्या चाहिए? अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स चाहिए, सैचुरेटेड बॉन्ड्स नहीं चाहिए. तो ये भी हो गया इनकरेक्ट. फॉस्फोलिपिड्स विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन बनाऊंगी कैसे अगर फॉस्फोलिपिड नहीं रखूंगी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि आपको शॉर्ट चेन 16 कार्बन फैटी एसिड की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा. इन कंपैरिजन टू एनिमल्स रिसाइडिंग इन अ वार्म क्लाइमेट, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट नीड थर्मल insulation. The cell membranes of these would have a relatively high content of. किसका ज़्यादा होगा? Saturated. एक चीज़ याद रखना, कभी ऐसे हो ना जहाँ पे contrasting options हो, सैचुरेटेड भी आगे अनसैचुरेटेड, पहले इनको ही देख लेना. पहले इनको देख लो कि 2 contrasting options रखे गए हैं. अगर कोल्ड है, कोल्ड रीजन है, क्या चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए. सीधा सीधा आंसर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए अगर कोल्ड रीजन में
सर्वाइव कर रहा है ऑर्गेनिज्म. Okay, last question. Hydrophobic amino acids are prevalent in transmembrane region of the membrane embedded proteins because. क्यों है हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन जो पोर्शन है उसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड क्यों है? बताया था हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंटरैक्ट कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड के साथ. हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड डिस्टेबलाइज द मेम्ब्रेन बाइलेयर एंड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. मेम्ब्रेन को ही डिस्टेबलाइज करना है? नो. Phospholipid trails are hydrophobic and therefore membrane embedded region can be stabilized through hydrophobic interactions. Phospholipid का हाइड्रोफोबिक पार्ट है मेम्ब्रेन के अंदर और हमें भी वहाँ पे प्रोटीन्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट चाहिए ताकि स्टेबलाइज हो जाए मेम्ब्रेन. साइड चेन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंटरैक्ट कोवेलेंट विद फॉस्फोलिपिड्स. नो. इट इज जस्ट रैंडम? नो. नेचर ने कुछ भी चीज़ रैंडमली नहीं बनाई है, हर चीज़ सोच समझ के बनाई गई है. So the last option is also incorrect. So why do we need hydrophobic amino acids? So that they can interact with hydrophobic region of the membrane. So this is all about this lecture. I hope I was able to make you understand this. Thank you very much.